कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदी के द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियों का जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने नदी घाटी के ऊपरी भाग में निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन कर लिया था, नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम इसके अंदर भी हमने गुम्फित नदी और प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेल्टा। तो ये आपके एग्जाम के अंदर जो यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है, या इसके अंदर जो छोटे छोटे यानी रोधी डेल्टा कौन सा है, चापाकार डेल्टा को परिभाषित कर दिए, एक एक दो दो नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक एमए प्रीवियस के अंदर भी लगता है और इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल एक्सीडेंट का हो, चाहे नेट का हो या अन्य एसएससी बैंकिंग का। तो उससे संबंधित भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहले तो हमने कल जो अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नदी घाटी की मध्यवर्ती भाग में जो निर्मित शिलाकृतियों का कल हमने अध्ययन किया था, जिसमें एक हमने अध्ययन किया था यानी जलोढ़ शंकु। तो जलोढ़ शंकु क्या होता है? जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ढाल क्या हो जाता है और मंद हो जाता है, जिसके कारण क्या है, नदी वहां मुख्य रूप से क्या है, जलोढ़ पदार्थों का जमा होना प्रारंभ कर देती है। और ये जलोढ़ का शेप होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार आकृति के अंदर होता है, जिसमें कंकड़ पत्थर बजरी की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी जो शंक्वाकार आकृति का निर्माण नदी गिरिपथीय क्षेत्रों में, जैसे हम बात करते हैं भारत का जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के यानी जो भाबर वाला प्रदेश है जहां से नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उस क्षेत्र के अंदर इन जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। जलोढ़ मानी विभिन्न प्रकार के जो असंगठित पदार्थ होते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी विभिन्न प्रकार के अवसाद, उनके निक्षेप होने से जो शंक्वाकार आकृति बनती है वो जलोढ़ शंकु कहलाती है। जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो यानी मोटे कंकड़ पत्थर यहाँ जमा हो जाती है, लेकिन निचले भाग के अंदर यानी महीन जो अवसाद पदार्थ है, जिसमें बजरी है, रेत है, सीट है, मृतिका है, उसका निर्माण क्योंकि पंखों से होते हुए आगे जब जाती है तो और ज्यादा यानी मुख्य रूप से क्या ढाल मंद हो जाता है, नदी थोड़ी चौड़ी हो जाती है और उसके अंदर जलोढ़ पर परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो दूसरी शिलाकृति हमने देखी थी जलोढ़ पंख, और जलोढ़ पंख यानी ऊंचाई तो कम होगी, ढाल उसका कम होगा और चौड़ाई अधिक मिलती है। पंख का मतलब होता है गाद या कीचड़, और उसकी गाद और कीचड़ का यानी जमाव यानी मुख्य रूप से जलोढ़ शंकु के बाद आगे वाले भाग के अंदर जो महीन जो अवसादी पदार्थ नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं, वहां निक्षेप होने से जो शिलाकृति बनती है वो जलोढ़ पंख के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट शिलाकृति देखी थी नदी विसर्ग। जैसे जैसे नदी क्या होती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है और नदी के मार्ग और ढाल और वेग कम होने के कारण नदी यानी विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है। और विसर्पाकार मार्ग के अंदर जो नेक्स्ट शिलाकृति बनती है नदी विसर्ग, यानी क्या होगा, जैसे ये कोई नदी आ रही है, मैदानी भागों में रुकावट आई, यू टर्न ले लेगी, तो इस प्रकार नदी सांप की भांति बलखाती हुई बहती है। तो ऐसी जो शिलाकृति होगी वो क्या कहलाएगी, नदी विसर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से क्या उत्तल और अवतल ढाल यानी हम देखें तो नदी के अंदर क्या रुकावट आ जाती है, तो जैसे यहाँ रुकावट आ गई, नदी यू टर्न ले ली, इस प्रकार सांप की भांति जो मुख्य रूप से विसर्पाकार मार्ग में बहने से जो शिलाकृति बनती है उसे हम मुख्य रूप से क्या है, नदी विसर्ग कहते हैं या अधोगर्तन विसर्ग कहते हैं। और मुख्य रूप से क्या है, यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट शिलाकृति आ जाती है गोखुर झील। नेक्स्ट शिलाकृति क्या देखी थी, गोखुर झील। क्या होता है, जब नदी मैदानी भागों में बहती है तो विसर्पाकार मार्ग के अंदर प्रवाहित होती है, और कई बार क्या होता है, ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण नदी का जो विसर्पाकार मार्ग को छोड़कर सीधा मार्ग अपना लेती है।
जैसे ये नदी यहां से सीधा मार्ग प्रवेश कर लेती है और इस क्षेत्र के अंदर गाय की खुर के आकार की झील बन जाती है, इसमें जल भर जाता है, जिसको हम गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो नदी मैदानी भागों के अंदर सांप की भांति बलखाती हुई बहती है, क्योंकि नदी का ढाल और वेग कम हो जाता है। जलोढ़ पदार्थ के जो मुख्य रूप से अवसाद पदार्थों के निक्षेप से नदी के मार्ग में रुकावट आती है, तो नदी जैसे जैसे मार्ग मिलता है उसके अकॉर्डिंग बहना प्रारंभ कर देती है, और उसके बाद यदि ज्यादा बढ़ जाती है, नदी ज्यादा विसर्जित हो जाती है, तो यानी एक घुमावदार मोड़ लेती है, अचानक वर्षा का जल बढ़ गया तो सीधा मार्ग अपना लेती है, जिसके बाद गाय की खुर की आकृति की जो मुख्य रूप से झील बनती है, जिसको गोखुर झील या चाड़ झील के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट आकृति या नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में देखी थी, तो हमने देखा था नेक्स्ट आकृति बाढ़ का मैदान। जैसे ये कोई नदी आ रही और नदी के मुख्य रूप से क्या होता है, बरसाती मौसम में बाढ़ लेके आती है, तो आसपास के क्षेत्रों में वो बाढ़ का जल भर जाता है, और बाढ़ का जल भर जाने से जो निर्माण होगा, यानी क्योंकि वर्षा का जल तो धीरे धीरे भूमिगत हो जाएगा, कुछ नितर कर वापस चला जाएगा, लेकिन वह नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, चाहे वो मुख्य रूप से बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, या यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वाला तराई प्रदेश, वो यानी जलोढ़ मैदान है, नवीनतम जलोढ़ मैदान है, जिसको हम खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खादर जलोढ़ मैदानी निक्षेपित भाग नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ लेके आती है, उससे जो निर्मित मैदानी भाग है वो क्या है, यानी जो नवीन जलोढ़ मैदान। उसके बाद नदी तटबंध, क्या होता है कि नदी वर्षा ऋतु के अंदर, नदी के अंदर वर्षा का जल अधिक होता है, तो नदी से यानी कुछ जल छलक छलक के नदी के किनारों से निकलता है, छलक के निकलेगा तो नदी के आसपास मेड़बंदी हो जाती है, मिट्टी का जमा हो जाता है, जिससे नदी का जो तट है वो ऊंचा हो जाता है, और इसे हम नदी तटबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था गुम्फित नदी। क्या होता है, जैसे जैसे नदी मैदानी भागों से आगे प्रवेश करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, नदी चौड़ी हो जाती है और ढाल कम हो जाता है, नदी के मार्ग में अवरुद्ध आया तो नदी मुख्य रूप से कई शाखाओं में बढ़ जाती है, और संयुक्त रूप से क्या है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार अनेक शाखाओं से मिश्रित युक्त जो नदी प्रवाहित होती है, तो ऐसी नदी को गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आकृति डेल्टा। डेल्टा है क्या, देखिए डेल्टा नदी के द्वारा निर्मित एक रचनात्मक सतरूप है। जब नदी अंतिम अवस्था के अंदर, यानी नदी जब अंतिम अवस्था के अंदर कोई समुद्र में गिरती है, तो उसमें नदी बूढ़ी हो जाती है और नदी का वेग और ढाल दोनों ही मुख्य रूप से क्या है, कम हो जाती है। नदी की परिवहन क्षमता बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। तो नदी समुद्र में गिरने से पूर्व यानी कई धाराओं में बंटकर उस क्षेत्र के अंदर यानी क्या होती है, नदी समुद्र के अंदर अपना जलोढ़ पदार्थ निक्षेप करती है। तो इस प्रकार नदी के अंतिम भाग के अंदर जो मुख्य रूप से चापाकार या त्रिभुजाकार आकृति के अंदर जो जलोढ़ पदार्थों का जो निक्षेप होता है, उन निक्षेपात्मक स्थलाकृति को ही डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा शब्द ग्रीक भाषा के डेल्टा शब्द से लिया गया है, यानी कहा, यानी डेल्टा शब्द ग्रीक भाषा के डेल्टा शब्द से लिया गया है। और डेल्टा यानी रचनात्मक स्वरूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम भारत में भी देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, काफी उपजाऊ है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ है वो माना जाता है। तो यानी जो ग्रीक शब्द डेल्टा के आधार पर यानी नदियों के किनारे पर जो यानी विभिन्न शेप के अंदर जो निर्मित जो स्थलरूप बने, उसको डेल्टा के नाम से संबोधित किया गया। और डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले यानी थे वो हेरोडोटस थे। कौन थे, हेरोडोटस।
जिसको इतिहास का पितामह कहा जाता है। और चूंकि इसने भूगोल के अंदर भी अपना कार्य किया था और भूगोल के अंदर भी इसका किया जाता, तो हेरोडोटस ने 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम नील नदी के किनारे पर जो चापाकार या त्रिभुजाकार शेप के अंदर जो यानी रचनात्मक शतरूप बना, उसके लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। और इसके बाद विभिन्न नदियों के किनारे पर यानी ऐसे जो रचनात्मक शतरूप बने, उनके लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग है वो किया गया। तो 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो सीधा शास्त्रीय उत्तर देना है कि डेल्टा नदी के द्वारा जब सागर में अंतिम समय में विभिन्न धाराओं के रूप में प्रवाहित होती हुई अपना जलोढ़ निक्षेप करती है, तो वहां चापाकार या त्रिभुजाकार शेप के अंदर यानी जो जलोढ़ पदार्थों का जो निक्षेप से जो निम्न शिला करती है, वो डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और डेल्टा शब्द का जो प्रयोग ग्रीक अक्षर डेल्टा से किया गया है, और डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के पितामह हेरोडोटस ने नील नदी के किनारे पर जो निर्मित चापाकार या त्रिभुजाकार जो आकृति बनी, उसके लिए यानी डेल्टा शब्द का प्रयोग 500 ईसा पूर्व के अंदर किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये डेल्टा है, ये यानी नदियों में जलोढ़ की मात्रा कितनी है, नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसके आसपास का भाग संपाटी भाग कैसा है, समतल भाग हुआ तो डेल्टा निर्माण होगा। इसके अलावा यानी वहां समुद्री धाराओं की गति कैसी है, धाराएं तीव्र होगी तो डेल्टा रुंडित प्रकार का डेल्टा बनेगा, धाराएं मंद है तो चापाकार या कई प्रकार के डेल्टा का निर्माण है वो प्रमुख रूप से होता है। तो आकृति के आधार पर भी हम डेल्टा को यानी 5 भागों में, टोटल हम 7 भागों में डेल्टा को विभाजित करते हैं। और वो यानी डेल्टा क्या सभी नदियां बनाती है? नहीं, लगभग अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है, लेकिन कुछ नदियां हैं वो डेल्टा न बनाकर ज्वार नद रूप का बनाती है। जैसे दक्षिण भारत की यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, जलोढ़ पदार्थ की मात्रा कम होती है, नदी का वेग तीव्र होता है तो समुद्र के अंदर तक मलबा जमा कर देती है। तो यानी जहां समुद्र में गिरती वहां एक छोटी सी ऐश्वर्य का निर्माण है करती है, जिसको हम ज्वार नदमुख के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वो भी एक प्रकार का ही यानी संकुचित डेल्टा का हम उदाहरण उसके अंदर शामिल करेंगे। तो अब हम इसके अंदर बेसिकली देखते हैं कि डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, उनका विस्तार से भी अध्ययन इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है करने वाले हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट अपना आएगा डेल्टा को। तो हमने देख लिया कि नदी के अंतिम भाग में जो रचनात्मक स्वरूप होता है, जो चापाकार या लगभग त्रिभुजाकार शेप के अंदर जो शिलाकृति बनती है, वो बेसिकली डेल्टा कहलाती है। तो यानी सर्वप्रथम होगा चापाकार डेल्टा, या इसको हम त्रिभुजाकार डेल्टा भी कह सकते हैं। तो चापाकार डेल्टा बेसिकली है क्या भाई? यानी हम देखें तो इस प्रकार का जो डेल्टा है, जिसका आकार यानी वर्त के चाप, यानी जो वर्त का जो चाप होता है, प्रकार की सहायता से हम अर्धवर्ताकार आकृति के जो चाप करते हैं ना, इस प्रकार यानी वर्त के यानी हम बात करते हैं चाप, या यूं कहें कि धनुष के आकार का डेल्टा होता है। यानी जो धनुष का जो आगे वाला सिरा होता है, उस धनुष के आकार का डेल्टा का निर्माण होता है। इसलिए जो चापाकार डेल्टा है उसको धनुषाकार डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डेल्टा में मुख्य रूप से क्या है, अवसादों का जमाव विशेष प्रकार के यानी इसके अंदर यानी जमा होता है। मध्यवर्ती भाग में डेल्टा में मुख्य नदी की जो शाखा होती है वो अधिक मात्रा में जलोढ़ निक्षेप करती है, संकड़ा हो जाता है किनारों पर। क्यों? क्योंकि जब समुद्र में नदी गिरती है तो वो मुख्य रूप से कई धाराओं में बंट के रहती है, तो मुख्य धारा के आसपास जलोढ़ पदार्थ ज्यादा जमा हो जाता है, किनारों पर यानी ये संकड़ा होता है। इसके कारण ये मध्यवर्ती भाग में ये डेल्टा क्या होगा, चौड़ा होगा, और किनारों पर ऐसा डेल्टा संकुचित प्रमुख रूप से क्या है निर्मित होता है। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो ऐसा जो डेल्टा होता है वो मुख्य रूप से बजरी, रेत, सिल्ट की मात्रा इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है
अधिक होती है। तो इस प्रकार का जो डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है वो नील नदी का डेल्टा है। यानी कौन सा? जो नील नदी का डेल्टा है, नील का डेल्टा। विश्व की सबसे लंबी नदी है वही नील, जो 6600 किलोमीटर लगभग यानी 6550 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की गंगा नदी है, वो भी इस प्रकार के चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। रॉय नदी भी चापाकार डेल्टा, नाइजर, लीना, रॉन, वोल्गा और सिंधु नदी भी यानी चापाकार डेल्टा का उदाहरण। इसके अंदर कई बार नेक्स्ट के अंदर पूछा गया यानी चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो नील नदी का डेल्टा। और ये डेल्टा विस्तारित होता जाता है, इसलिए इस डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील। प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण है। क्यों? ये डेल्टा कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर जिसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से होता है। इसमें मैंने बता दिया यानी मोटे वज्र, रेत, सिल्ट की मात्रा इसके अंदर अधिक होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पंजाकार डेल्टा, और जिसकी आकृति पक्षी के पंजे या मनुष्य के जो यानी पंजा होता है उसकी आकृति का ये डेल्टा प्रमुख रूप से होता है, इसलिए इस डेल्टा को पंजाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इस डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी बाहरी कणों का मुख्य रूप से क्या है? जल के साथ जुड़ते हुए मुख्य रूप से चलते हैं, जिसमें यानी चूना होता है, चूने की मात्रा अधिक होती है। और जैसे समुद्र में गिरती है जल थोड़ा शांत होता है तो नदी के किनारों के आसपास इस प्रकार के यानी चूने का जमाव वो है वो मुख्य रूप से क्या है? होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके अंदर बारीक कण नदी के यानी आसपास के किनारों पर जमा हो जाते हैं और नदी की जो शाखाएं बनेगी, जैसी ये है नदी की जो शाखाएं बनेगी और उस शाखाओं के किनारों पर जो हल्के जो धूल के कण हैं उसके आसपास जमना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसकी आकृति है वो पक्षी का पंजा कह दो या मनुष्य का जो पंजा होता है उसकी आकृति का यानी नदी डेल्टा बनाती है। और नदी मुख्य रूप से क्या है? लंबी होती है। समुद्र के अंदर इसकी डेल्टा की लंबाई बेसिकली क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के डेल्टा को पंजाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और पंजाकार डेल्टा का उदाहरण भी कई बार पूछा गया है। तो मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी है वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण है वो प्रमुख रूप से क्या है? करती है। उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है जो कई एग्जामों में एसएससी, यूपीएससी के अंदर और जीडी की भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेल्टा की बात करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है कौन सा? यानी रोधित डेल्टा के नाम से भी इसको क्या है? जानते हैं। रोधित या इसको हम रोंदित डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? कभी कभी लहरें नदी के द्वारा निर्मित जो डेल्टा को क्या कर देती है? काट छांट देती है और पदार्थ को अपने साथ क्या कर ले जाती है? बहा ले जाती है। तो इस प्रकार का डेल्टा होता है वो रोधित डेल्टा के नाम से मुख्य रूप से क्या है? जाना जाता है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से भी इसको क्या है? समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का डेल्टा क्या होगा? जैसे नदी प्रवाहित हो रही है और जैसे नदी मुख्य रूप से क्या है? कई धाराओं में बढ़ते हुए समुद्र के अंदर क्या है? गिर जाती है। और समुद्र में जब गिरेगी तो आसपास का जो समुद्र है वो क्या करता है? इसको कटफटा कर देता है। तो इस प्रकार यानी अवरोधित कर देता है ये समुद्र है। तो इस प्रकार का जो कटा फटा हुआ जो डेल्टा होता है नदी के द्वारा, नदी डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा का समुद्री लहरें धाराएं उसको कटा फटा कर देती है, रूंध देती है उसको, इसलिए उसको रोंदित डेल्टा भी कहते हैं और रोधित भी डेल्टा कहते हैं। क्योंकि डेल्टा का विस्तार आगे अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? नदियां जलोढ़ का निक्षेप करती है, समुद्री धारे वहां से उठा देती है। तो इस प्रकार एक छोटा जो यानी अवरोधित डेल्टा का निर्माण इसके कारण प्रमुख रूप से क्या है? होता है। इसकी हम बात करते हैं पालीयुक्त डेल्टा। जब क्या होता है? समुद्र के अंदर नदी कई धाराओं में अलग अलग धाराओं के अंदर डेल्टाओं का निर्माण करती है
और उसकी मुख्य धारा द्वारा जो निर्मित मार्ग है वो अवरोधित हो जाता है, तो ऐसे जो डेल्टा का जो निर्माण होता है तो वो मुख्य रूप से क्या है, अवरोधित डेल्टा के नाम से जाना जाता है, या इसको हम पालीयुक्त डेल्टा भी कहते हैं। लोब के आकार का होता है और इसमें मुख्य धारा द्वारा निर्मित मार्ग अवरुद्ध हो जाने से इस प्रकार का डेल्टा का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई नदी आ रही समुद्र में गिरेगी तो कई धाराओं में मुख्य रूप से क्या है, बढ़ जाती है, और जो उसके पास या छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, लेकिन मुख्य भाग है अवरोधित हो जाता है, रोंदित हो जाता है, और ऐसे प्रकार का यानी यहाँ एक छोटा सा डेल्टा बनता है और यहाँ आसपास मुख्य शाखाएं तो यानी छोटा डेल्टा बनाती है और बड़ी शाखा उस क्षेत्र में बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार का जो डेल्टा होगा वो मुख्य रूप से पालीयुक्त डेल्टा होगा, या जिसको क्षीणमान डेल्टा होगा। यानी नदी जब समुद्र में गिरेगी तो कई शाखाओं बढ़ती है, मुख्य शाखा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी ब्रांच है उसमें डेल्टा का विस्तार ज्यादा हो जाता है, बीच वाला भाग अवरोधित हो जाता है, और एक छोटा यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी पाली या लोब के आकार का जो डेल्टा बनता है जिसको पालीयुक्त डेल्टा या लोब के आकार का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये क्षीणमान डेल्टा का उदाहरण है, यानी एक अवरोधित डेल्टा का, यानी इसको क्षीणमान डेल्टा भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कौन सा, अवरोधित डेल्टा के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। अवरोधित डेल्टा की बात करें, जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं, और इसमें धाराओं लहरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी क्या होता है बेसिकली, यानी समुद्र के अंदर डेल्टा बन गया, लेकिन आसपास की जो समुद्री धाराएं की गति ज्यादा होती है, जिसके कारण इस धाराओं में अपरदन होता है, जितना मलबा यानी जमा किया जाता है उतना अपरदित हो जाता है, उसके बाद डेल्टा आगे बढ़ नहीं पाता है, और ये कारण होता है समुद्री धाराएं, और जब ज्वार भाटा या इस प्रकार की गतियां ज्यादा गतिशील होती है समुद्र में, तो वहां डेल्टा आगे विस्तारित नहीं हो पाता, तो ऐसे डेल्टा को अवरोधित डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रगतिशील डेल्टा, और प्रगतिशील डेल्टा के अंदर बात करते हैं कि डेल्टा का निर्माण है एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हजारों लाखों वर्षों से क्या है, नदियां वहां जलोढ़ पदार्थ का निक्षेप इसके अंदर करती है, और विश्व की अधिकांश नदियां हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार का यानी गतिमान विस्तार होता रहता है। गतिशील डेल्टा का निर्माण है वो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, करती रहती है। तो ऐसा डेल्टा जो अनवरत विकास की ओर उन्मुक्त रहता है, तो ऐसा डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं, जिसका यह सीधी सी बात है विस्तार होता होता आगे बढ़ता रहता है, प्रगति करता रहता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यानी वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, विस्तारित होता है, वो प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा है, प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण माना जाता है। चीन की हांगो नदी है का डेल्टा और यांगत्से नदी का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से क्या है, माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा। तो ज्वार नदमुख डेल्टा की बात करते हैं जब नदियां एस्चुरी में यानी नदी का जो अंतिम भाग होता है उसके अंदर यानी नदियां तीव्रगामी होती है, जलोढ़ पदार्थ मात्रा कम होती है, तो वो क्या करती है, अपना जो मलबा है तीव्र गति से समुद्र के अंदर तक ले जाती है, और नदी का जो समुद्र में गिरने वाला जो भाग है वो पेटा थोड़ा कम चौड़ा होता है, और उसके मुख के आसपास मलबा जमा हो जाता है, जिसके कारण जो डेल्टा बनता है उसको ज्वार नदमुख डेल्टा के नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी वो एक लंबे संकरे डेल्टा का निर्माण इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, हो गया। इस प्रकार यानी एक संकरे एस्चुरी में नियमित रूप से पदार्थों के जमा होने से ऐसे जो आकृति का डेल्टा होता है वो मुख्य रूप से क्या है, रुंडित प्रकार का होता है, भगना प्रकार का होता है। और यदि हम बात करते हैं एल्बसीन के जो मुख्य रूप से क्या हडसन नदी है, यह इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। एल्बसीन नदी है वो ऐसा डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार भारत की जो नर्मदा है या तापी नदी है
वो भी यानी ऐसे ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण है वो प्रमुख रूप से क्या है करती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा। और परित्यक्त डेल्टा क्या होता है, जब नदी क्या करती है अपने पहले वाला जो डेल्टा होता है उसको छोड़कर अन्य जगह पर डेल्टा का निर्माण कर लेती है। तो ऐसा डेल्टा है जो पूर्व में जो बना हुआ डेल्टा है वो परित्यक्त डेल्टा का निर्माण कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, हांगो नदी है, पराग में डेल्टा का निर्माण यानी सारण डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। ये देखिए यानी चीन की जो हांगो नदी है, जो चीन का शब्द भी कहलाती है, शांतुंग प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में डेल्टा का निर्माण करती थी पहले, और वर्तमान में उत्तर दिशा में डेल्टा का निर्माण करती है। तो शांतुंग प्रायद्वीप के पास मुख्य जो क्या है सारण डेल्टा है, जिसको हम सारण डेल्टा कहते हैं, वो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है। और ये कब होता है, जब नदी अंतिम अवस्था में अपना मुख्य रूप से मार्ग परिवर्तन कर लेती है, क्योंकि ये हांगो नदी है, तिरुमती नदी है, और नाहरलगुन के पास वाले डेल्टा को छोड़कर दूसरी साइड के अंदर अपने डेल्टा का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। तो पुराना वाला जो डेल्टा होता है वो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार नदी के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को हमने एक एक डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन किया। तो जो विद्यार्थियों ने इससे पूर्व ये वीडियो नहीं देखे तो उन पुराने वीडियो का अवलोकन करें, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।